दोस्तों नमस्कार। लगता तो यही रहा कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे, जहां के सांसद हैं वहीं से लड़ेंगे। और इससे पहले यह भी आपको लग रहा था कि दरअसल योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन वह पहुंच गए गोरखपुर और अखिलेश यादव आ गए मैनपुरी में। मैनपुरी की करहल सीट, यहीं से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अगर भूगोल से समझिएगा तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है ये, क्योंकि मैनपुरी की सीमा जहां पर इटावा से लगती है वहीं पर करहल विधानसभा सीट है। एक लिहाज से कुछ गांव ऐसे भी हैं जो वोट डालने के लिए करहल जाते हैं, और यह पूरी बेल्ट ऐसे है जिसमें मैनपुरी में एक तरफ एटा है, दूसरी तरफ इटावा है। जब आप दिल्ली से निकलते हैं तो साथ में आपके आगरा और फिरोजाबाद भी पड़ेगा, और जब आगे निकल जाएंगे आप मैनपुरी के आगे तो वहां पर कन्नौज आ जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा गढ़ है जिसको मुलायम सिंह यादव ने बहुत ही बारीकी से सींचा था, और इस पूरे इलाके में कभी भी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि वह यहां पर चुनाव जीत सके। इतना ही नहीं, राम मनोहर लोहिया भी इसी इलाके में आए थे। तो क्या अखिलेश यादव बड़ी दूर की गोटी खेल गए? क्योंकि 2017 के चुनाव में सब कुछ बिखर गया था। इस हद तक बिखर गया था कि मैनपुरी की एक सीट जो भोगांव की सीट है वह भी बीजेपी ने जीत ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस पूरे इलाके को एकजुट करना, या फिर यह माना जाए कि दरअसल 2017 के चुनाव में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 51 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, अब उसके लिए रणनीति बना रही है। और यह रणनीति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बनाने को लेकर है, या फिर यह मानकर चल रही है कि पूर्वांचल में जो आजमगढ़ जहां पर आता है और आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात लगातार कही जा रही थी, उसको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने अंदरूनी सर्वे में इस बात की जानकारी अपने लोगों को तो दे दी है कि दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी इतनी तगड़ी स्थिति में है कि वहां पर बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे। न सिर्फ बीजेपी के बल्कि अपना दल और संजय निषाद की पार्टी भी वहां पर अगर चुनाव लड़ेगी तो उनकी भी स्थिति उनके अनुकूल नहीं होगी। यानी समाजवादी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर आत्मनिरीक्षण कर रही है, उम्मीदवारों का चयन कर रही है, स्ट्रेटेजिकली चेहरों को वहीं ले जा रही है और उसके जरिए चीजों को परख रही है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह बार बार आया कि क्या वाकई यादव से हटकर जो ओबीसी का दूसरा हिस्सा है वह समाजवादी पार्टी के साथ आएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में आएगा, या जहां तहां उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ उम्मीदवार आकर अब खड़े हो गए हैं, जो कल तक मंत्री और विधायक थे बीजेपी में, उसका लाभ सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, केंद्र में समाजवादी पार्टी के एक ही नेता है और उसका नाम है अखिलेश यादव। दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, दूसरी का मतलब शायद बीजेपी को ही यहां रखना होगा, क्योंकि बीएसपी में भी एक ही चेहरा है। हालांकि वहां मिश्रा जी भी हैं, लेकिन मायावती एकमात्र चेहरा है। कांग्रेस की दृष्टि से देखिएगा तो वहां इस वक्त सिर्फ प्रियंका गांधी नजर आएंगी। लेकिन बीजेपी के पास एक मोटी और लंबी कतार है, जिसमें बीजेपी के अपने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, एक वक्त तक मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह भी हैं, और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी भी हैं। इस फहरिस्त को आप लगातार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली की सियासत को साथ चुके हैं वह जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उनके चेहरों की पहचान होती है। इसीलिए दर्जन भर चेहरे ऐसे हैं, और 30 उम्मीदवार जो बीजेपी ने अपने बनाए हैं उसमें भी लगभग 12 चेहरे ऐसे हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई भी आसानी से कर लेगा। लेकिन क्या फिर दोबारा वही बात, समाजवादी पार्टी के पास आज की तारीख में सिर्फ एक चेहरा है। 2012 में जब ये जीते थे उस समय सभी भाई थे मुलायम सिंह यादव के। मुलायम सिंह खुद भी बेहद सक्रिय थे और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बेटे के नाम सत्ता कर दी थी। लेकिन उसके बाद 2017 में उसी सत्ता के बाद निशान तक को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई चचा और भतीजे में, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस पूरे बेल्ट में जो समाजवादी पार्टी की जमीन को मजबूत किया था मुलायम सिंह यादव, कुछ उस भूमिका को अपने साथ लेकर अब अखिलेश यादव चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पूरा परिवार या कहें वह कुनबा
जो एक प्रभावी तौर पर समाजवादी पार्टी को चलाता रहा है, उसकी यह पूरी जमीन है। उसमें एटा भी आता है, इटावा भी आता है, मैनपुरी भी आती है, कन्नौज भी आता है, फिरोजाबाद का इलाका भी आता है, यानी एक पूरा बड़ा हिस्सा है। और इस जगह पर अगर बीजेपी ने सेंध 2017 में लगाई तो 2022 में उसे खदेड़ना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के भीतर यह एक मान्यता है। लेकिन इससे पहले हम वहां जाएं, एक चीज समझ लीजिए। पहली बार समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवारों का चयन किया है और उस उम्मीदवारों के आश्रय जो दूसरे विपक्षी, जो उनके विपक्षी है, जिसमें जाहिर तौर पर बीएसपी और बीजेपी का जिक्र हो रहा है, उसमें जहां जहां वो दूसरे नंबर पर रही है, स्ट्रेटजिकली जातीय समीकरण को साधते हुए और अपने 2017 के वोट की गिनती करते हुए किन्हें साथ समेटना है, इस दिशा में उसका ध्यान है। इसीलिए मध्य उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो लगभग 118 सीट आती है, वहां की 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। यह जो पश्चिमी इलाका है, यहां पर 26 जिले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से 51 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, और जिसमें संयोग से मैनपुरी का भी हिस्सा आता है, इटावा का हिस्सा भी आता है, एटा का हिस्सा भी आता है, आगरा का हिस्सा भी आता है, फिरोजाबाद का हिस्सा भी आता है, कन्नौज का हिस्सा भी आता है। यानी सोचिए, वह कन्नौज जिसमें एक वक्त मुलायम सिंह लड़े, फिर उनका बेटा अखिलेश यादव लड़ा, फिर उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव लड़ी, वह सीट भी, कन्नौज की सीट, इस दौर में बहुत कम वोट से गई। लगभग 12,500 वोटों से डिंपल यादव बीजेपी के उम्मीदवार से हार गई थी। लेकिन यह एक उस परिवार की साख पर कहीं ना कहीं एक ऐसा निशान था जिसमें चुनावी जीत को जीतते हुए और उत्तर प्रदेश की सियासत को 1992 से लगातार साधने के बावजूद भी अगर कन्नौज से डिंपल यादव हार गई, तो अब यह समझना सबके लिए जरूरी था, इस पूरे बेल्ट में क्या यादव परिवार की मौजूदगी ठसक के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह फैसला लेना था। लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, इसीलिए उसमें आजमगढ़ का नाम ठीक उसी तरीके से आया जैसे योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को अपने नाम के साथ जोड़ा, मथुरा को अपने नाम के साथ जोड़ा। अब तो योगी आदित्यनाथ के सामने चंद्रशेखर जाकर खड़े हो गए हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि चंद्रशेखर की मौजूदगी योगी आदित्यनाथ के पांव को डिगा नहीं सकती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अगर चंद्रशेखर के पीछे खड़ी हो जाए, जो संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर एक नई परिस्थिति दिखाई देगी। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही आप जातीय समीकरण में आइएगा, योगी आदित्यनाथ की जीत आपको तय दिखाई देगी, तो उसमें कोई मुश्किल आपको होगी नहीं। लेकिन फिर लौटिए, पूर्वांचल की 54 सीटें ऐसी हैं जहां पर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आई थी। उसका अपना सर्वे बताता है कि जहां पर वो पिछली बार 54 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, इस बार 54 में से 50 सीटें तक वो जीत सकती है। यानी पूर्वांचल में उसकी जमीन मजबूत हो गई है। 21 जिले हैं पूर्वांचल के जहां पर 130 सीटें आती हैं। बुंदेलखंड की 9 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर थी, जहां की स्थिति उसके बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अपना एनालिसिस है कि 4 से 5 जो अंदरूनी सर्वे है उसमें निकल कर आ रहा है। यहां के 7 जिले हैं। लेकिन फिर महत्वपूर्ण वही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले जो सबसे बड़े रेंज में आता है, वहां की 51 सीट। लेकिन उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैनपुरी अपने में 5 विधानसभा सीटों को लेकर चलता है। मैनपुरी है, भोगांव है, किशनी है, करहल है और जसवंत नगर जहां से शिवपाल यादव चुनाव जीतते रहे हैं। तो ध्यान इस दिशा में देखा जाए कि सन 2000 से 2012 तक अखिलेश यादव सांसद के तौर पर रहे। सांसदी उन्होंने छोड़ी जब वो मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसी विधानसभा के उपचुनाव को नहीं लड़ा, बल्कि विधान परिषद में चले गए और 2012 में मुख्यमंत्री बन गए। तो उनकी सीट से, जो कन्नौज की सीट थी, वहां से डिंपल यादव 2012 में उपचुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीत जाती हैं। 2014 में चुनाव लड़ती है, जब नरेंद्र मोदी की हवा थी, उस पीरियड में भी डिंपल यादव हारी नहीं, जीत गई थी। लेकिन डिंपल यादव को हार 2019 में मिलती है तकरीबन 12,500 वोट से। यह उस परिवार के लिए कल्पना के परे था। 3 मतलब बहुत साफ तौर पर निकल कर आ रहे हैं। यादव परिवार यानी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये जो पूरे परिवार का जो एक ठसक है और जो यादवों का कुनबा है, उसको आप कमजोर मत होने दीजिए। वह अगर मजबूत रहेगा तो दूसरे हिस्सों में जातीय समीकरण से आप सेंध लगा सकते हैं।
तो पहला हिस्सा करहल की दिशा में इसलिए भी आता है कि इस सीट पर बीते 29 बरस से कभी समाजवादी पार्टी हारी नहीं है। हालांकि बाकी भी कई सीटें हैं जहां से नहीं हारी है, और जब से मंडल कमंडल की परिस्थितियां, या उससे पहले जब आप लोकदल की परिस्थिति में चले जाइएगा, जनता पार्टी की परिस्थिति में चले जाइएगा, या फिर जब गैर कांग्रेसवाद का नारा एक वक्त राम मनोहर लोहिया लगाया करते थे, उस पीरियड में भी जब इस क्षेत्र में आइएगा तो यहां पर ठसक रही है अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की। वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो कांग्रेस के समानांतर चीजों की लकीर खींचने की स्थिति में होती थी। लेकिन जब मंडल कमंडल की राजनीति हुई तो इस जगह को अपने तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना गया। 2014 और 2017 और 2019 यह 3 चुनाव, यानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद यहां चीजें बिखर रही थी। लेकिन पहली बार समाजवादी पार्टी को यह आसरा हो चला है, और शायद अखिलेश यादव को भी यह आसरा हो चला है कि वह धराशायी अब बीजेपी को कर सकती है। उत्तर प्रदेश के जो समीकरण हैं, लोगों के भीतर जो आक्रोश है, गुस्सा है मुद्दों को लेकर, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अब वो विधानसभा चुनाव खुद लड़े। चाहते तो सांसद रह सकते हैं, आजमगढ़ के सांसद रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप चुनाव में चले जाते हैं वैसे ही उन उम्मीदवारों को ऑक्सीजन मिलने लगता है जो आपके इर्द गिर्द चुनाव लड़ रहे हैं। और इर्द गिर्द के लगभग 5-6 जिले ऐसे हैं जहां पर उन 5-6 जिलों में लगभग 58% सीट ऐसी रही है जहां पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 2017 के इलेक्शन में रही, 2019 के इलेक्शन में भी वह दूसरे नंबर पर रही, 2014 के चुनाव में भी वह दूसरे नंबर पर रही। यह मैसेज बहुत साफ है, हमें अपनी जमीन पुख्ता करनी है, यह पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि पहली बार ओबीसी वोट अगर माइनस यादव नहीं प्लस यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आकर खड़ा हो गया है तो यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो बजी है। लेकिन बीजेपी भी अपने दांव को समाजवादी पार्टी के ठीक समानांतर ओबीसी को ही ज्यादा वोट देकर खड़ा करना चाहती है। लेकिन फिर यहां लौटिए दोबारा उन परिस्थितियों में जहां पर 3 चीजें और मैटर करती है, एक दलित, दूसरा मुसलमान और तीसरा अपर कास्ट के भीतर ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच खींचती हुई लकीर, या उसमें कौन किधर जाएगा, इसको लेकर कुछ सीटों पर उठते हुए सवाल। इन दोनों के मिलने के बाद भी, जिसका जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य कह गए, 85 और 15 का जिक्र कर गए, या फिर अपने तौर पर बीजेपी ने जो 80 और 20 का जिक्र कर दिया, इन समीकरण के हिस्सों में मत जाइए। समझिए सिर्फ इस बात को कि वह कौन से समीकरण हैं जो एक एक वोट के साथ जातियों को जोड़ते चले जाते हैं, और उन जातियों का कोई एक चेहरा जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है वह जातियों का वोट एकमुश्त उस पार्टी को मिल जाएगा। यह सवाल समाजवादी पार्टी के भीतर पहली बार बहुत तेजी से गूंजा है। शायद इसीलिए आपको इस दौर में समाजवादी पार्टी की पहचान सिर्फ यादव के तौर पर नहीं दिखाई देगी। इसीलिए ध्यान दीजिए, बीजेपी का निशाना जो है वह दंगों को लेकर है, अपराध को लेकर है, गन को लेकर है, लेकिन जिन्ना को लेकर है, लेकिन कभी भी वह यादव वाला एस्पेक्ट को अब भुला रही है, क्योंकि वह एक चीज को समझ गई है कि अगर आप यादवों पर अब निशाना साधना शुरू करेंगे, सिर्फ यादव हिस्से को लेंगे, तो ऐसे में वह जातियां जो जातियों के हिसाब से चेहरे को देखती है, जिसमें मौर्य जाति भी है, जिसमें दूसरी ओबीसी की तमाम जातियां जो अलग अलग तरीके से इस वक्त शामिल हो रही है, राजभर भी अपने तौर पर उसमें पहचान पाए हुए हैं, उसमें निषाद भी अपने तौर पर है, उसमें अपना दल भी अपने तौर पर है। जातियों में एक समानता उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर है। उनके अपने समुदाय से निकला हुआ कोई नेता अगर ठसक के साथ राजनीति में दखल देने की स्थिति में आ जाता है तो वोट उसके साथ इसलिए चल पड़ते हैं क्योंकि इसका एहसास उन्हें होता है कि वह सत्ता में आ जाएगा तो उनके लिए काम करेगा। कोई ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है कि जहां पर बहुत सारा सुख हर किसी के पास है, चकाचौंध हर किसी के पास है, खूब पैसा है, सुविधाएं हैं, नौकरी है, रोजगार, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा काम कहां पर होगा? हमारा काम थानों में होगा, हमारा काम सरकारी बाबुओं के सामने होगा, हमारे काम में कहीं हमको अपने बच्चे को कहीं एडमिशन कराना होगा। ये कौन करेगा? दूसरी जातियों के पास जाकर अपनी अर्जी को लगाना बेवकूफ़ी है। लेकिन जब वो समावेश के तौर पर आती चली जाएंगी और उसमें से कोई एक चेहरा उभर कर आएगा और वो चेहरा जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर होगा जो चुनाव जीत रही है, तो फिर
वह पूरा समुदाय उस दिशा में जाता है, क्योंकि यही उसके लिए न्याय है, यही उसके लिए लोकतंत्र है और यही उसके लिए काम करने और कराने का तरीका मात्र है। तो उत्तर प्रदेश में जो नई एक लकीर खींची है, उसमें पहली बार छोटे छोटे राजनीतिक दलों के चेहरे उभरकर सामने आए हैं। उन चेहरों के पीछे जो समुदाय विशेष के लोग हैं वह एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। यही मुश्किल इस वक्त बीजेपी के लिए है कि अगर उन चेहरों के आश्रय वह समुदाय के वोट जा रहे हैं तो बीजेपी ने यह प्रयोग इससे पहले नहीं किया था। यह प्रयोग इस बार हो रहा है, पहली बार इस डर से ही। अगर ध्यान दीजिए तो अपना दल और निषाद को एनडीए का हिस्सा बनाते हुए घोषित तौर पर जो तस्वीर साझा की गई, उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी के साथ अपना दल की नेता और संजय निषाद भी खड़े हैं और वो इस बात को कह रहे हैं और इस बात को सीटों को लेकर झगड़ा करते हुए नहीं बता रहे हैं कि हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम भी एनडीए के साथ हैं और जो अलग अलग चरणों को लेकर जब ऐलान होगा उम्मीदवारों का तो उसमें हमारी भागीदारी खुद ब खुद रहेगी, यानी अलग से नहीं है हम। ये अलग से नहीं होने का मतलब होता है कि उन चेहरों को भी महत्व देना। यानी उत्तर प्रदेश की, तीसरा जो सवाल है, उत्तर प्रदेश की सियासत पूरे तरीके से अपने समुदाय विशेष के नेता के चेहरे के इर्द गिर्द समानी शुरू हो गई है। इसमें हर किसी की अपनी पहचान है और उस पहचान से वह समुदाय जुड़ा हुआ है। अब यहां से आगे का सवाल है कि अखिलेश यादव जब करहल से चुनाव लड़ रहे हैं और वो जानते हैं कि मैनपुरी तक में सेंध बीजेपी ने भोगांव से लगा दी और वह यह भी जानते हैं कि डिंपल यादव को कन्नौज की सीट 2019 में हारनी पड़ी, जो उनके भी परिवार की सीट थी, मुलायम सिंह यादव के दौर से चली आ रही थी। आजमगढ़ भी इसी तरीके से जब देखना शुरू कीजिएगा तो वह उस इलाके में भी प्रभाव और प्रभुत्व समाजवादी पार्टी का है। आखिर में 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहला बात तो यह कि योगी आदित्यनाथ भी चुनाव मैदान में है और अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में है। प्रियंका गांधी और मायावती चुनाव मैदान में नहीं है। 2 चेहरों की लड़ाई अपने अपने तरीके से हो रही है। एक ने पूर्वांचल संभाल लिया है, दूसरा पश्चिमांचल को देख रहा है। 2 हिस्से ये हो गए। दूसरी स्थिति है कि जो समीकरण बन रहे हैं उसमें पूर्वांचल में ब्राह्मणों का वोट किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी को चाहिए, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को भी चाहिए। ठीक उसी तरीके से ओबीसी का वोट किसी भी हालत में अखिलेश यादव को चाहिए, उनको अपनी सीट पर भी चाहिए। दोनों को कुछ कुछ चाहिए, तब चीजें अनुकूल हो रही है। तीसरी परिस्थिति यह है कि एक मुश्त वोट किसका किस रूप में निकल कर आएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ठाकुर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा है, लेकिन तमाम सर्वे, इससे पहले के अतीत के वोटिंग सर्वे ये बतलाते हैं कि ठाकुरों में सबसे कम वोट पड़ते हैं। ठाकुराइन वोट डालने जाती है तो नई साड़ी भी चाहिए उसको और वो रुतबा भी चाहिए और वो लाइन में लगना नहीं चाहती है, क्योंकि उस मिजाज को जाति के लिहाज से उत्तर प्रदेश ने भी जिया है, बिहार ने भी जिया है। एकमुश्त वोट 2 या 3 समुदाय ही हैं जिसके पड़ते हैं। उसमें एक यादव है, उसमें एक जाटव है, उसमें एक मौर्य भी आकर शामिल हो गया और अब उसमें चेहरा राजभर का जिस लिहाज से उभरा है उसमें राजभर भी आकर निकल गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम एकमुश्त वोट देने की परिस्थिति में आ रहा है। अभी तक वो कुछ जगहों पर जीतने वाले कैंडिडेट के हिसाब से भी चलता था, अब उसमें एक और लकीर खींच रही है कि यह भी देखो कि किस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने से सत्ता वो बना सकता है। उस दिशा में चीजें जा रही है। लेकिन इस रेंज में आपको ठाकुरों की वोट बैंक और ब्राह्मणों का वोट बैंक आपको कम नजर आएगा जो एकमुश्त जाए। लेकिन पहली बार ब्राह्मणों में भी यह चीज जाग रही है कि हम तभी जाएंगे जब हमारे अनुकूल परिस्थितियां बन जाए। लेकिन फिर वही सवाल, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को टिकट दे रही है, बीजेपी भी ब्राह्मणों को टिकट दे रही है, बीएसपी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है। ब्राह्मणों का ठाकुरों को चारों दे रहे हैं, मुसलमानों को बीजेपी नहीं दे रही है, ओबीसी को हर कोई वोट दे रहा है उम्मीदवार के तौर पर। तो चीजें कैसे होंगी? इसीलिए अब धीरे धीरे अखिलेश यादव चाहते हैं चेहरों की राजनीति उभरकर सामने आ जाए। जो नेता उनके साथ खड़ा है उसकी पहचान राज्य के स्तर पर बड़े नेता के तौर पर हो, जिससे उस समुदाय विशेष के वोट उसी दिशा में पड़े। तो करहल सीट एक ऐसा बिंब है
समाजवादी पार्टी के इस दौर में अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का जो प्रतीकात्मक तौर पर मैसेज दे रहा है कि उसके जहन में दो तीन बातें बहुत साफ हैं। 2017 में दूसरे नंबर पर आई हुई सीट, ओबीसी के वोट बैंक को बिखरने ना देना और पूर्वांचल पे सारा जोर नहीं डाल के पश्चिमांचल और मध्य हिस्से में, मध्य उत्तर प्रदेश के हिस्से की दिशा को भी कहीं ना कहीं आकलन करना। इन 3-4 परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल ताजे तरीके से, रोचक तरीके से आकर खड़ा हो गया है। अच्छी बात यह है कि जिसे मुख्यमंत्री बनना है वह चुनाव मैदान में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।